ठीक है? देखो सबसे पहले ना कुछ बच्चे हैं जो कि थीसिस करना चाहते हैं और कुछ बच्चे हैं जो रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करना चाहते हो पहले आप वो लिख दो, ठीक है? यहाँ पे हम किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी टीचर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी को भी रिसर्च आर्टिकल में मुश्किल हो रही है, किसी को भी थीसिस में मुश्किल हो रही है कि ये क्या चीज़ है, कैसी दिखती है, किस तरह से करते हैं। तो आज हम इसको देख लेते हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? हर रोज़ मैं आधे घंटे आप लोगों के लिए निकाल के इसको थोड़ा-सा ऐसे डिस्कस करूँगी कि थोड़ा आप लोगों का आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली एक माइंड क्लियर हो जाए कि ये कैसे करना है, ठीक है? पहले आप लोग देख लो कि थीसिस कैसा होता है। थीसिस हो या रिसर्च आर्टिकल हो, दोनों ही रिसर्च हैं, ठीक है? आप लोगों को 4th ईयर में एक मास्टर्स में थीसिस सबमिट कराना होता है, फिर एमफिल में सबमिट कराना होता है, फिर पीएचडी में सबमिट कराना होता है, ठीक है? तो कुछ लोग अपना थीसिस ऑनलाइन भी कहीं पब्लिश करने के लिए भेज देते हैं, तो उसमें से ही एक मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखा दूँ। उसके अलावा आप लोग अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे से थीसिस उठाइए, वहाँ पे देखें कि कोई फॉर्मेट उसमें डिफरेंट है, तो वो फ़ॉलो कीजिए। एक जनरली मैं आपको दिखा देती हूँ थीसिस का फॉर्मेट क्या होता है। ये आपको नाम नज़र आ रहा है, ये टाइटल है, ठीक है? ये टॉपिक्स आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी से बहुत रिसर्च हो रही है, कम्युनिकेशन पर, टेक्नोलॉजी पर, ठीक है? तो इसके बाद ये इनका नाम आ गया, बाय रिसर्चर, जो आपका ये नाम है ये आ गया। आपके सुपरवाइज़र का नाम आता है फिर, ठीक है? यहाँ पे ये लोग कुछ और लिख के बैठे हुए हैं, मतलब इनकी अपनी कुछ अलग रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे ईयर और मंथ आ जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये, हर एक के थीसिस में सही मिलती-जुलती कोई चीज़ होगी, डेडिकेशन हो गई, एक्नॉलेजमेंट हो गई, ठीक है? आपको नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं इसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि फ़िल्म फेयर अवार्ड में हम कहते हैं कि सबसे पहले मैं खुदावंद ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद माँ-बाप का, जिसकी वज़ह से मैं इस लेवल तक पहुँची, जिसकी वज़ह से मैं ये सब कुछ कर पाई और मेरी इस जर्नी को इन लोगों की वज़ह से, इन लोगों के सपोर्ट की वज़ह से मुकम्मल होने का मौका मिला। टेबल ऑफ कंटेंट आता है, जैसे बुक्स में होता है ना, आप लोग बचपन से बुक्स पढ़ते आ रहे हो, टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट के नाम से होता है कि इस पूरे के पूरे पलंदे में, इस पूरे के पूरे थीसिस की बुक में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हो रोमन गिनती में आ गया। इसके बाद चैप्टर 1 से पेज नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो क्या-क्या चैप्टर हो सकते हैं? मोस्टली 5 चैप्टर होते हैं। अगर कुछ सुपरवाइज़र आपको कहें तो आप उनको 7 चैप्टर्स में भी अ, बाँट सकते हो। पहला चैप्टर होता है आपका इंट्रोडक्शन का। आप उसमें ओवरव्यू देते हो, आप उसमें बैकग्राउंड ऑफ स्टडी बताते हो। अभी सिर्फ़ सुन लो ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ये मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, सिग्निफिकेंस एंड जस्टिफिकेशन, ऑपरेशनल डेफिनिशन, यही सारी चीज़ें होती हैं, नाम थोड़े चेंज हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस एंड जस्टिफिकेशन की जगह रैशनल लिखा हुआ हो सकता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बजाय सिर्फ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स पे ही हम तकिया कर सकते हैं कि बस ऑब्जेक्टिव लिख दिया ना, बस काफ़ी है, ठीक है? तो आपने इसमें कुछ डेफिनिशन दी होती हैं अपने टर्म्स की, ऑपरेशनल डेफिनिशन, जो कि आपने अपने रिसर्च के हिसाब से कुछ चीज़ों को मिलाकर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर आपने एक वेरिएबल की डेफिनिशन बना दी है, ठीक है? चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, सब बताऊँगी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है? इसमें आप कोई थ्योरी अप्लाई करते हो, इतनी सारी थ्योरीज़ पढ़ाई जाती है ना आप लोगों को, तो उसमें से कोई एक थ्योरी आपके रिसर्च से, चाहे वो थीसिस हो, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो, किसी से आपको सही मैच होते हुए नज़र आ रही होती है कि आप इस नज़रिए के साथ इस थीसिस को करना चाह रहे हो, इस हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन को आप ऐसे एनालाइज़ करोगे, ऐसे रिलेट कर रहा है, ठीक है? डिटेल में समझाऊँगी और अच्छे से समझ में आएगा, जस्ट अभी सुन लो। ये लफ्ज़ आप लोगों के लिए
फ़ैमिलियर हो जाएँ, आप लोग आशना हो जाओ, ये ना सोचो कि यार ये कौन-सा नया वर्ड आ गया, आज तक नहीं सुना, अचानक से कहाँ से आ गया। ये इन्होंने हेडिंग्स में सारा लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे दिया। हो सकता है कि आपके थीसिस में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहले आ जाए, लिटरेचर रिव्यू बाद में आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। इन्होंने यहाँ पे कैपेबिलिटी थ्योरी लगा दी और दूसरी थ्योरी इन्होंने ये लगा दी। कभी-कभी हमें एक ही थ्योरी से सारा काम चलाना आसान लगता है, कभी हम 2-3 थ्योरीज़ लगाते हैं, तो डिपेंड करता है हमारे हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 3 है रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हुए। जब हम थीसिस लिखते हैं तो हम चैप्टर 3 के तौर पे रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी मेथोडोलॉजी ही बनाई जाती है। हमारा रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, क्या हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, ये हम पहले ही डिसाइड करते हैं। उसमें क्या अप्रोच होगी, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, कौन से रिसर्च मेथड्स हैं, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। हमारी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, सैंपल साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको अलग-अलग क्लासेस में बता दूँगी। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, प्रेज़ेंट कैसे करेंगे और फिर रिसर्च एथिक्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले आपने इसको सीखना है, अगर आपने इसको नहीं सीखा, तो आप रिसर्च में आगे बढ़ ही नहीं सकते। चैप्टर 4 में आपको जो डेटा मिल गया है ना, डेटा जो कलेक्ट हो गया, आपने उसको एनालिसिस करना है। अगर आप चाहो तो एप्लीकेशंस के ज़रिए, सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कर सकते हो। एनवीओ इस्तेमाल होता है क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज़ करने में और एसपीएस इस्तेमाल होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा वो है जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है? इतने लोगों ने ट्रैफ़िक एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, इतने लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर्स का काम आ रहा है। और क्वालिटेटिव में वर्ड्स होते हैं, ठीक है? कोई भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेते हैं। हम उसमें एनालाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो है इस जेंडर में ज़्यादा है, उस जेंडर में कम है। इस एज के लोगों में ज़्यादा है, उस एज के लोगों में कम है। एजुकेशन लेवल जब इनका ये था तो उनमें ज़्यादा थी और जिनका ये था तो उनमें कम थी। तो हम इस तरह से उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डेटा एनालाइज़ करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर हम उस पे थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए हम उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है? चैप्टर 5 में हम अपनी सारी रिसर्च का ओवरव्यू, समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस वगैरह भी देते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स आता है, यानी ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। आप लोगों के पास भी अपेंडिक्स होता होगा, ये थोड़ा दूसरे किस्म का अपेंडिक्स है, नाम इसका भी अपेंडिक्स है। यानी वो चीज़ें जो हम थीसिस में शामिल नहीं कर रहे हैं, मगर वो थीसिस करने के दौरान हमारी मददगार रही। हमें कंसेंट लेटर चाहिए था। हमने कंसेंट लेटर के बगैर हम ऐसे रिसर्च करने नहीं चले जाते कहीं पे भी, हॉस्पिटल वगैरह में। अच्छा, इसके और भी कोई और नाम भी हो सकते हैं, मगर कंसेंट लेना ही मतलब मकसद होता है इसका। क्वेश्चनर जो आपने बनाया है, जिसके ज़रिए डेटा कलेक्ट किया है, इंटरव्यू गाइड जो आपने बनाई है, सर्टिफिकेट आपके फील्ड वर्क का, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा, वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। आपका टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया। आपने कुछ टेबल्स शामिल किए होते हैं अपने थीसिस में। वो टेबल चेयर वाली टेबल्स की बात नहीं कर रही, टेबल्स की बात कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे उसकी अलग इंडेक्स बनाते हैं। इसका अलग, ये टेबल नंबर 3.1, इस तरह से हम उनको नाम देते हैं। फिगर्स अगर ऐड की होती हैं तो उसका अलग से बनाते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। फिगर कौन-सी वाली फिगर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अभी जस्ट इसके नाम सुन लो। अगर कुछ एब्रिविएशन इस्तेमाल किए हैं तो उन एब्रिविएशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो तो सब्र कीजिएगा, आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आएगा। जैसे मैं एक जगह पे जा रही थी, सीढ़ियों पे चढ़ रही थी उर्दू डिपार्टमेंट में, तो लिखा हुआ था बड़ा मज़े का शेर, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते-आते। तो ये रिसर्च भी आते-आते ही आती है, तो ज़रा डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। जब ये आपकी रिसर्च पूरी हो जाती है, चाहे रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे थीसिस हो, उसके एंड में आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कुछ और है। ये आपकी पूरी रिसर्च का निचोड़ होता है कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी, फिर हमने ये वाली मेथोडोलॉजी लगाई, उसके बाद हमारे पास ये वाली फाइंडिंग्स आई इस रिसर्च
इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि हमने ये चीज़ें इसमें शामिल की। पूरी पढ़ने के बजाय अगर आप ये भी पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा डिटेल में, बाकी आपको यहाँ पे नज़र आता है। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, इस तरह का कुछ वर्डिंग में ओवरव्यू दिया इसमें कि हमने इंट्रोडक्शन में हम करने क्या वाले हैं। बैकग्राउंड दिया, थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर बता देते हैं, थोड़ी इसमें डेफिनेशन दे देते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि दूसरे रिसर्चर ने क्या क्या इसमें रिसर्च कर ली, उसके बाद हमें क्यों इस फील्ड में रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं। रिसर्च क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, क्वेश्चन होते हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं, वो भी मैं किसी रिसर्च में दिखा। क्या अहमियत है आपकी रिसर्च की, जस्टिफिकेशन, आप अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करो कि क्यों ज़रूरी था इस टॉपिक पर रिसर्च करना। ऑपरेशनल डेफिनेशन, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। अभी मैं जस्ट आपको इसकी शक्ल दिखा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर 2 इस तरह का होता है, ठीक है। ये 2.0 2.1 इस तरह से हम लिखते हैं, क्योंकि 2.0 इसलिए कि ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 में 3.1 3.2 इस तरह से लिखेंगे। पहले हम बताते हैं पहले पैराग्राफ में कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। इन्होंने हेडिंग बना के सारा लिटरेचर रिव्यू किया, ऐसे भी कर सकते हैं, बगैर हेडिंग के भी कर सकते हैं। हेडिंग के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, चीज़ें जितनी क्लियर हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कैसे करते हैं वो सब सिखा दूंगी, अभी सिर्फ इसकी शक्ल देखो। इसको ज़्यादा डिटेल में मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार दिखा रही हूँ। चैप्टर 3 में ही रिसर्च मेथडोलॉजी, अब देखो 3.0 आ गया। रिसर्च डिज़ाइन, आपने जो भी इस्तेमाल किया है उसको कैसे डिफ़ाइन किया है ऑलरेडी दूसरे थिंकर्स ने, दूसरे थ्योरिस्ट ने। क्वालिटेटिव इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बताओगे क्वालिटेटिव होता क्या है, क्वेश्चनर इस्तेमाल कर रहे हो तो क्वेश्चनर होता क्या है। वो सारे थ्योरिस्ट के रेफरेंसेस के साथ, रेफरेंसेस कैसे बनाते हैं सब बता दूंगी, ठीक है। ये चीज़ होती है टेबल। आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करो। डेटा एनालिसिस का ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, डेटा एनालिसिस का ये पूरा चैप्टर आएगा। यहाँ पे डेटा एनालिसिस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी में बता रहे हैं कि आप डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या रखोगे, डेटा एनालिसिस कैसे करोगे। फिर इसके बाद डेटा एनालिसिस आपने किया, इंटरप्रेट किया आपने अपने डेटा को इस तरीके से। आप कुछ फिगर्स बनाते हो, ये फिगर होती है, पाई चार्ट वगैरह, ये फिगर होती है, ठीक है जी। अभी तक आपको समझ में आ रहा है, और इसको डिटेल में समझना है आप अपने लाइब्रेरी में जाओ, चेक करो कि कैसे आपके फील्ड के लोग रिसर्च करते हैं। उर्दू में करते हैं तो कैसे करते हैं, इंग्लिश में करते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने उर्दू में कभी नहीं की तो मैं उसमें आप लोगों को बिल्कुल नहीं गाइड, बेटा इंग्लिश में करना ज़्यादा वर्थ है, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आगे यही काम आना है। चैप्टर 5 में समरी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन आपने पेश कर दी, ठीक है कि आपने इस चैप्टर में ये काम किया है, और ये वो सब चीज़ें, एक समरी पेश कर दिया आपने अपनी रिसर्च की, और फिर कंक्लूजन आपने कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद एंड में आप लोग रेफरेंसेस देते हो। अभी तक क्या हो रहा है, हर चीज़ चैप्टर वाइज हो रही है। रेफरेंसेस में याद रखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। बी ए बेकर ये हैं दोनों ही, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला बेकर ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इस वजह से। ये भी बी से है और या ये भी बी से है, तो क्या फ़र्क है कि ए पहले आता है, बी के बाद जो ए लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे बी के बाद ई लिखा हुआ है, तो आपने दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, सारे लेटर्स चेक करने हैं, ठीक है जी। इसकी भी डिटेल में बताऊंगी किसी और क्लास में। अपेंडिक्स दिखा देती हूँ क्या होता है इनका। अपेंडिक्स ऐसा होता है, कंसेंट लेटर था इनका। ये आप लोगों को अपने फोटो स्टेट शॉप से मिल जाएगा, सिग्नेचर वगैरह करवाने होते हैं आपने। ये आपका क्वेश्चनर ऐसा होता है एमसीक्यूज की तरह, अपेंडिक्स में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर वाइज काम हो रहा है, और जब यही चैप्टर्स सेक्शन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये बन जाते हैं आपका रिसर्च आर्टिकल, जो किसी जर्नल में छपता है। जैसे मेरा पहला जो आर्टिकल था वो एक इंटरनेशनल जर्नल में छपा था, तो उसका नाम ये है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मिडिल ईस्टर्न। इनका DOI मिलता है आपको कोई,
ठीक है? आपके यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे मैंने मैम के साथ मिलकर रिसर्च की थी, अपनी को-ऑथर के साथ मिलके की थी रिसर्च, हमारा पूरा रेफ़रेंस यहाँ पर आ जाता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, यहाँ पे डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं है। कभी-कभी ज़रूरी होती है एक्नॉलेजमेंट वगैरह, तो छोटी-सी लाइन सबसे एंड में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर होता है यहाँ पर, कीवर्ड ज़रूर होता है, थीसिस में भी और आर्टिकल में भी। आर्टिकल में चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन होता है, शॉर्ट होता है। जितना थीसिस में लिखा हुआ है ना, उतना लंबा नहीं होता। ये शॉर्ट आपका, आपने इसमें क्या बता दिया, कॉजेज़, इफेक्ट, डेफिनिशन, थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह बता दी। अब इसमें अलग-अलग हेडिंग्स नहीं डली हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह की। एंड में आपने यहाँ पे जस्टिफाई वगैरह कर लिया अपनी रिसर्च को, लिटरेचर रिव्यू। अब ये आपकी मर्ज़ी है और कुछ जर्नल की मर्ज़ी, ठीक है? दोनों की मर्ज़ियाँ मिलके जब होती हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने लिटरेचर रिव्यू अलग तरीके से किया हुआ है, थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू था ये मेरा थोड़ा। मेथोडोलॉजी मैंने 4 लाइन्स में ही एक्सप्लेन कर दी। अगर आपकी मेथोडोलॉजी थोड़ी न्यू है, तो आप उसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में बता देते हो। रिजल्ट एंड डिस्कशन का आ गया, जो हमारा चैप्टर 4 था ना, यहाँ पे सेक्शन 4 बन गया। चैप्टर 3 था, चैप्टर 3 के बजाय ये सेक्शन 3 बन गया। ये आपने टेबल वगैरह बना दिया, या आपने फिगर बना दी, पूरा डेटा आपने एनालाइज रिसर्च बता दी कि जो दूसरी रिसर्चेज हैं उसमें भी इससे मिलती जुलती जो रिसर्च हुई में क्या रिजल्ट आया था, यही रिजल्ट आया था या कुछ और आया था, तो फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे, फिर आप क्या रिकमेंडेशन देते हो, ठीक है? यहाँ तक पहुंच गए आप। आप इसमें ये भी बता सकते हो कि ये फंडिंग आपको मिली थी या नहीं मिली थी। आपके जो रिसर्चर्स हैं, को रिसर्चर्स, आपस में किसी पॉइंट पे कोई इख्तिलाफ तो नहीं है कि वो कुछ और कंक्लूजन निकाल रहे हों, आप कुछ और निकाल रहे हों, आपकी रिकमेंडेशन कुछ और हो, दूसरे को इस रिकमेंडेशन पे एतराज़ हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्नॉलेजमेंट, किसको आप थैंक यू करना चाह रहे हो, इस तरह की चीज़ें ये एक-एक लाइन की होती हैं, जबकि वहाँ पे आपने देखा गया कितनी ज़्यादा थी। ये आपके रेफरेंसेस आ गए। अब मुझे आप लोग ये बताएँ कि इसमें आपको कोई बात समझ ना आई हो? मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। ये मेरा एक पब्लिश हुआ था, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये मेरी एक मैम है, ये मैं हूँ, और ये मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है? इसमें भी देखें थोड़ा अलग फॉर्मेट है, जर्नल का अपना-अपना फॉर्मेट होता है। एब्स्ट्रैक्ट है इसमें, इसमें भी कीवर्ड्स हैं, इसमें भी इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने मेरी मर्ज़ी मैंने डेफिनिशन को बोल्ड कर दिया, मैंने इसको इटैलिक कर दिया, मैंने इसको कोटेशन में कर दिया, ठीक है? फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए मैंने, इसमें डेफिनिशन बता दी, क्यों ज़रूरी थी रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, रिसर्च क्वेश्चंस बता दिए। मैं मोस्टली रिसर्च क्वेश्चंस हाउ वाले लेना पसंद करती हूँ, ठीक है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसमें मेरा रिसर्च लिटरेचर रिव्यू डिफरेंट टाइप का है, ठीक है? इसमें मैंने क्या किया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या तो ये हो कि सबसे पिछला रिसर्च जो मैंने उठाया हुआ है, या फिर सबसे लेटेस्ट। मैंने लेटेस्ट का पहले लिख दिया 2022, अब उसके बाद 2021 की ही आएगी, फिर ही 2020 की आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 2022 के बाद 2020 की आ गई, फिर 2021 की आ गई, फिर 1994 की आ गई, फिर 1947 की आ गई, ऐसे नहीं करना होता। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, या तो आप ये फॉलो करते हो या फिर थीमेटिक फॉलो करते हो। फिर आप उसमें थीमेटिक अगर फॉलो करते हो, यानी एक बात के बाद उसी से मिलती-जुलती बात किसी और ईयर के ने की है, तो फिर आप वहाँ पे हेडिंग्स डाल देते हो ताकि थीमेटिक रहे। लेकिन उसमें भी आप ज़्यादा बेहतर ये होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी फॉलो हो रहा हो थीमेटिक में, तो बात ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। लिटरेचर रिव्यू में क्रोनोलॉजिकल अगर होता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेथोडोलॉजी मैंने इसमें थोड़ी और डिटेल में बता दी। रिजल्ट एंड डिस्कशन में ये मेरा डेमोग्राफिक डेटा आ गया। ये मेरा थीमेटिक एनालिसिस है, मैंने इसमें बच्चों ने क्या कहा था, रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा था, वो सारी बातें बता दी। केस नंबर 2, जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं हम उनका नाम नहीं बताते, हम उनको केस नंबर 2, रिस्पोंडेंट नंबर 2 इस तरीके से बताते हैं, उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करते। उन्होंने क्या कहा, उनके वर्ड एग्जैक्टली लिख देते हैं, और उससे क्या सामने रिजल्ट आया कि कुछ रिस्पोंडेंट्स ये बात कह रहे थे, कुछ रिस्पोंडेंट्स वो बात कह रहे थे, इस तरीके से। और कहाँ कह रहे थे बता दिया, जैसे कि केस नंबर 2 ने ये कहा, केस नंबर 6 ने ये कहा, ठीक है? आपकी जो थीम्स हैं, आप उसको इस तरीके से भी बता सकते हो।
उसके बाद आप यहाँ पे जो पहले रिसर्चेस हो चुकी हैं तकरीबन सिमिलर टॉपिक पर, तो आप बताते हो कि यही रिसर्च जब फला जगह पर हुई थी तो उन्होंने ये कहा था, फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया था, उनकी रिसर्च में ये बात सामने आई थी, अफ्रीका में ये रिसर्च हुई थी तो यूं हुआ था, लड़कों पे ये रिसर्च हुई थी तो ये रिजल्ट आया था। इस तरीके से उनका रिजल्ट सेम आ रहा है या अपोजिट आ रहा है, आप उसमें ये बता देते हो, एंड में आपका रेफरेंसेस आ जाता है। एक और ये मेरी वाई कैटेगरी में पब्लिश हुई थी इसी साल। ठीक है जी, इसमें भी सेम वही चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन। तो ऐसा होता है, जो जिन बच्चों से मैंने कहा है कि कोई एक रिसर्च आर्टिकल आप लोग डाउनलोड करें, तो इस तरीके का करो ना कि जिसमें सब चीज़ें सामने लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये आपका टाइटल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कीवर्ड्स है, ये इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन साफ पता चल रही है कि हाँ ये डेफिनेशन है, साफ पता चल रहा है कि सर्च क्वेश्चंस ये हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो स्टार्ट होता है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है। लिटरेचर रिव्यू ये है, मेथोडोलॉजी ये है, क्वालिटेटिव बोला है तो क्वालिटेटिव यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा मेथोडोलॉजी में। ठीक है, और ये आपका टेबल आ गया डेमोग्राफिक डेटा का, ये भी कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह आ गया, जनरेशंस, जनरेशनल एफिलिएशन आ गई। तो इस तरीके से आपके पास रिसर्च आर्टिकल जब डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने जब डेटा कलेक्ट करना है तो इस तरीके से गूगल फॉर्म में जब आप फिल करोगे वो सारा डेटा, तो मेरे पास सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने क्या कहा। फिर मैं आप लोगों को इंटरव्यू लेना भी सिखाऊंगी और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से थीमेटिक एनालिसिस होता है। ठीक है, जैसे चैप्टर की हेडिंग बनाते हैं ना, या आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, अब जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो आप उसकी कुछ हेडिंग्स बनाते हो, तो थीमेटिक एनालिसिस भी ऐसे ही होता है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आई गेस आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, तो फिर मैं क्लास एंड करूं, अल्लाह हाफिज़ करूं। ओके जी, मैं करती हूँ अब इसको ख़त्म। कल फिर से क्लास करते हैं, सवालात लेकर आओ, सवालात पोस्ट करो ताकि मैं सवालात के जवाब दे सकूं। जब तक तुम लोग पूछोगे नहीं, कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करोगे अपनी, कोई भी सवाल डम नहीं होता। एक सवाल को मैंने जवाब दे दिया है पहले ही, आप दोबारा पूछ लो। ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगी ना कि अभी जवाब दिया है, अभी तो बताया, लेकिन मैं जवाब तो दे दूँगी ना। ठीक है, हो सकता है आपके और दूसरों के सुनने से रह गया हो, या उस वक़्त मेरी आवाज़ कट गई हो, ठीक से समझ में ना आया हो, या मैंने बोलने में कुछ गड़बड़ करती हूँ। जहाँ कन्फ्यूजन हो पूछो, क्योंकि ये चीज़ हमें पूरी क्लियर करके चलनी है। ठीक है जी, हाँ जी, बोलिए हसीब। जितने लोगों के ज़हन में सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट सवाल लिख दीजिए ताकि मैं सवाल का जवाब दूँ, वरना फिर मैं जवाब का सवाल लेना शुरू हो जाऊँगी। सेम टाइमिंग कल की 8 बजे की, रोज़ की 8 बजे की रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे 8:30 बजे तक ख़त्म हो जाए। कोशिश करें कि आप लोग पौने 8 बजे तक ही आ जाएँ ताकि 8 बजे टाइम पे क्लास शुरू हो जाए और टाइम पे ख़त्म हो जाए। मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक साथ सबको टाइम दे दूँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैं यूट्यूब पे ये सब कर रही हूँ और मैं इसको डिलीट कर दूँगी। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना, तो कोई अगर नेक्स्ट अगर कोई देखता भी है तो उसको फ़ायदा क्या होगा इससे देखकर, तो रखने का फ़ायदा नहीं है ना ये। हाँ जी हसीब, आपका एक सवाल था गुम हो गया। ओके मुनव्वर, सॉरी मुसव्विर। चलिए जी, अगर और कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कल यूट्यूब पे ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि अलग-अलग आप लोग व्हाट्सएप पे पूछते हो तो मैं एक को ही बता पाती हूँ। फिर जब मैं एक बच्ची को 2 घंटे तक समझा के फ़ारिग होती हूँ, फिर दूसरी बच्ची का मैसेज वही वाला आ जाता है।
फिर मैं कहती हूँ आप उस बच्ची से समझ लो, तो फिर आप लोग समझते भी नहीं हो उससे। तो मैंने कहा यूट्यूब पे सारे सवालात कर लो, ताकि मैं एक को समझा रही हूँ ना, तो सबका पॉइंट, सबका माइंड क्लियर हो जाए। और एक चीज़ खोल के दिखा रही हूँ, आप लोग ये देखो, ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पे आप लोग जेमिनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जाओ, सवाल करो, थीसिस वर्सेस रिसर्च आर्टिकल क्या फ़र्क है, कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएँ, क्वांटिटेटिव की कोई भी टॉपिक हो, उसके टेम्पलेट्स दे दो कि कोई भी टॉपिक आ जाए, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का सिनॉप्सिस बना सकें, कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बना के दे देगा। इसको इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी की तरह है, मगर ये फ्री है, और इसकी जो भी जो भी इसकी नॉलेज है अप टू डेट है, जबकि चैट जीपीटी की अप टू डेट नहीं होती। ये गूगल पे जितना सारा मटेरियल मौजूद है, ये सब आपको, यानी कि अगर 1 सेकंड पहले भी अपडेट हुआ है ना, गूगल पे कुछ नया अपलोड हुआ है, तो ये वो भी दिखा देगा आपको। बस आपको इसको प्रॉम्प्ट सही देना आना चाहिए। कोई और सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ पे लिख के पूछो बार-बार, 10 दफ़ा इससे पूछो, फिर मुझसे पूछो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।